हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया कर रहे होंगे लाइफ में। और आगे केमिस्ट्री पढ़ने की अब इच्छा आपकी ऐसी कर रही होगी कि हाँ यार, अब केमिस्ट्री हमें एक सही प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाते हुए, मतलब अभी तो ये मान लो कि जो तुमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, अपन ने कवर किया। जो जीओसी कल जीओसी तुमने पढ़ा, जो मैंने जिसके बारे में मैं तुम्हें कल ही सारा ज्ञान दे चुका था कि जीओसी और आइसोमेरिज्म का भैया खेल अलग है। वो वो चीजें आनी ही चाहिए। मतलब जैसे ये नहीं होता कि हमें कोई लैंग्वेज आती है तो अल्फाबेट्स का आना पहले ज्यादा जरूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स हैं भैया, नोमेन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, ये सब तो सामान्य सामान्य बातें हैं। अब हम चले हैं आगे की तरफ, और अब हमने शुरू किया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना। ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम कर रहे हो, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही काम आने वाली है। मतलब अगर आपने इस पर ग्रिप बना ली ना, तो आपको मजा आ जाएगा कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि किस तरह से सबस्ट्रेट बनेगा, किस तरह से सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट अटैक करेगा, उस सबस्ट्रेट के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रिएजेंट कर सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो अपन सीखेंगे कहाँ पर, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी अपनी चर्चा चल रही थी। ठीक है ना। तो बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, यही है जीवन का उद्देश्य कि आप अच्छा करें और बस जीवन में सक्सेस होते जाएं, अच्छा करते जाएं। रोज जो पढ़ाया जाता है उसको बहुत तल्लीनता के साथ, मतलब पूरा एकदम 100% डेडिकेशन के साथ अगर आप उसको रिवाइज भी कर लोगे, तो इतना तो मैं जानता हूं कि भैया जो तुमने समझा है या जो तुम्हें यहाँ समझाया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है, वो बहुत अच्छा है। इतना मैं जानता हूँ, रिफाइंड कंटेंट है। तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, लेक्चर अच्छे से देखना है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, नोट्स अच्छे से करने हैं। बाकी जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, बाकी भूल जाइए आप। और समय पर क्वेश्चन जरूर करते रहा करो, क्वेश्चंस का करना बेहद जरूरी है। आओ, कल हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर समझो उसके बाद देखेंगे क्या है। वही जो हम पैटर्न हमेशा रखते हैं हमारा। हम बात कर रहे थे कल रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। थोड़ा ध्यान से समझना, एक एक चीज आपके जब तक समझ में ना आ जाए तब तक मुझे चलने मत देना आगे। जहां भी तुम्हें ऐसा लगे कि तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इन्हीं का ज्यादा पूछा जा रहा है पिछले काफी समय से। ठीक है ना। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जेई एडवांस के लिए कि हम भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसमें रिस्क ले मत लेना। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना तो आगे तुम ऑर्गेनिक सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। आओ, मैं तुमको ये बता रहा था कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं, मेरी बात को थोड़ी देर ध्यान से समझना कि भैया हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो दो तरह के होते हैं। हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो दो तरह के हैं। कौन कौन से? एक है सबस्ट्रेट, लिखना कुछ भी नहीं है, केवल देखते रहना है। एक है सबस्ट्रेट और एक कौन है? रिएजेंट। क्योंकि थोड़े से समय की अपनी क्लास है, नोट्स भेज दिए जाएंगे, क्या लिखना है। एक है सबस्ट्रेट और एक है रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो जिसके ऊपर अटैक होता है और रिएजेंट वो जो अटैक करता है। अगर सबस्ट्रेट हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, अगर सबस्ट्रेट हमारा इलेक्ट्रोफाइल है मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की जिसके पास डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसके पास वो आएगा जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या हो जाएगा उस केस में? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास तो इलेक्ट्रॉन रिच ही आएगा। या ये मान लो कि आपका सबस्ट्रेट जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो फिर इसके पास कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस। जैसे एग्जाम्पल इसके पास कौन आएगा? H प्लस आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, ये एल्कीन है। ये मान लीजिए आपके पास एक सबस्ट्रेट है, ये आपके पास क्या है? एक सबस्ट्रेट है। एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसके साथ तुम HCl का रिएक्शन कराना चाहते हो, HCl माने H प्लस प्लस Cl माइनस। तो बताओ इन दोनों में से इसे अप्रोच कौन करेगा? बताओ, अपने मन में सोचो यार, मुझे तो क्या बताना है। ठीक है ना। कि इन इन दोनों में से अप्रोच कौन करेगा? तो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच के पास कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पर अप्रोच कौन करने वाला है? H प्लस ना कि Cl माइनस। अप्रोच करने वाला है कौन? H प्लस ना कि Cl माइनस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता, इस तरह का एक लुईस एसिड होता, कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं इसे,
कार्बोनाइल, ये एक लुईस एसिड है। तो अब इसके पास कौन अप्रोच करता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। अब इसके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अप्रोच करती, अब इसके पास कौन अप्रोच करता, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अप्रोच करती। तो जैसा सबस्ट्रेट उसके अपोजिट नेचर का हम रिएजेंट लेते हैं और इनको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। इनको क्या आवश्यकता होती है भैया, एक मीडियम की आवश्यकता होती है और उस मीडियम को हम क्या नाम दे देते हैं, सोलवेंट नाम दे देते हैं। उस मीडियम को हम क्या नाम दे देते हैं, सोलवेंट। इन्हें किसकी आवश्यकता होती है रिएक्शन करने के लिए, सोलवेंट की आवश्यकता होती है। जैसा रिएक्टेंट वैसा ही सोलवेंट लिया जाता है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है। सोलवेंट हमारा दो तरह का है, एक पोलर है जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है और एक नॉन पोलर है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, म्यू इक्वल टू जीरो होता है। ये होता है नॉन पोलर में, जैसे बेंजीन हो गया, जैसे CCl4 हो गया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। पोलर में भी आगे दो कैटेगरी हमने कर दी थी, एक था पोलर प्रोटिक, एक था पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक जिसमें फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो पोलर प्रोटिक कहलाता है। जैसे H2O, ROH, एल्कोहल, ये सब। पोलर एप्रोटिक में डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, DMF, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, DMF। तो ये इस तरह के क्या हो जाते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमने देखा था कि पोलर एप्रोटिक में तो F माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, पोलर एप्रोटिक में F माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन पोलर प्रोटिक में इसको H प्लस पकड़ के बैठ जाएंगे, इसलिए F माइनस जो होगा वो बेकार कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल होगा। बड़ा साइज का न्यूक्लियोफाइल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैंने तुम्हें ये कहा था कि रिएक्टेंट से बॉन्ड टूटना शुरू करते हैं। रिएक्टेंट से क्या होता है भैया, बॉन्ड टूटना शुरू करते हैं। इसमें बॉन्ड टूटना शुरू करते हैं, इसमें होता है बॉन्ड का टूटना। ये जो बॉन्ड का टूटना है ये दो तरह से हो सकता है, ये बॉन्ड का टूटना दो तरह से हो सकता है। या तो ये कंप्लीटली टूट जाए, या तो ये कंप्लीटली टूट जाए, या तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली टूट जाए, और या ये पार्शियल टूटे। ये पार्शियल, इधर से भी बॉन्ड बना रहा है, उधर से भी बॉन्ड बना रहा है, ये पार्शियली डिसोसिएट हो। जब पार्शियली डिसोसिएट होता है तब हम कहते हैं ऐसी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनता है। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट बनता है इसमें, बीच की अवस्था एक कंप्लीट डिसोसिएट होता है। तो इसमें तीन प्रकार के इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकटायन, कार्बनायन और कार्बन फ्री रेडिकल, CFR। ये CFR जो बनता है ये बनता है होमोलिसिस से, CFR जो बनता है ये बनता है होमोलिसिस से, और ये जो बनते हैं ये बनते हैं किससे, हेट्रोलिसिस से। ये किससे बनते हैं, हेट्रोलिसिस से बनते हैं। तो इतनी बातें हमने कर ली थी, इतनी चर्चाएं हमने कर ली थी, जो लास्ट क्लास के बारे में आपको थोड़ा रिवाइज मैंने रिकॉल करा दिया है। मेन जो आज हमारा फोकस रहेगा वो मेन फोकस रहेगा हमारा मेन फोकस रहेगा लिविंग ग्रुप के बारे में। लिविंग ग्रुप, आप देखिए कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। कोई भी ऐसा ग्रुप जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकल सकता है, एनी ग्रुप विच कैन एलिमिनेट विद नेगेटिव चार्ज। कंपाउंड से, किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी भी रिएक्टेंट से कोई ग्रुप नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकल जाए वो लिविंग ग्रुप कहलाता है। कोई भी सबस्ट्रेट है मेरे भाई, कोई भी सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के कोई भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप है, कोई भी जुड़ा हुआ है, अगर ये ग्रुप नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकल जाए, अगर ये ग्रुप नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकल जाए, तो ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकलने वाली चीज क्या कहलाती है, छोड़ के जाने वाला क्या कहलाता है, लिविंग ग्रुप कहलाता है। जब लिविंग ग्रुप जाएगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा। यानी कार्बोकटायन रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा। कार्बोकटायन होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसकी अपन बात कर रहे थे। इस तरह से ये बॉन्ड टूटा है, तो इस बॉन्ड का इस तरह से टूटना कि पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाए, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाए, और इसे हम हेट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं जानता हूं कि तुम समझ पा रहे हो। इसे हेट्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए जो सोलवेंट रिक्वायर्ड है
वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल है, बाकी पोलर से भी काम चल जाएगा। पोलर प्रोटिक क्योंकि वो घेर के निकाल लेगा Cl- को। अब जो लीविंग ग्रुप निकाल रहा है, बन रहा है, वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकल रहा है। और हम जानते हैं कि चार्ज्ड स्पीसीज जो होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। एनी चार्ज्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट स्टेबल। कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज हो, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। हमेशा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो ये अनस्टेबल सी चीज बन रही है। ये क्या बन रही है? अनस्टेबल सी चीज बन रही है। ये अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल भी दो तरह का है। एक तो ये ठीक ठाक स्टेबल हो, यानी ये एक तो मॉडरेटली ठीक ठाक स्टेबल है, मॉडरेटली स्टेबल है, और एक लीस्ट स्टेबल है। अगर ये लीस्ट स्टेबल हो गया तब ये कहेगा भैया मैं तो जुड़ा हुआ ही ठीक था, और रिएक्शन किधर मूव कर जाएगी? बैकवर्ड मूव कर जाएगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में लीस्ट स्टेबल है तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इस नेगेटिव को तो नेगेटिव चार्ज कैरी करना है ना यार। मैं यहां से 10 किलो का वजन लेके जोश जोश में निकल तो जाऊं, और औकात है नहीं मेरा 10 किलो का वजन उठाने की। समझो मेरी बात को कि मेरी औकात है नहीं 10 किलो का वजन उठाने की। भैया मैं लेके जोश जोश में 10 किलो वजन लेके निकल गया कि आज 10 किलो का वजन यहां से लेकर के दिल्ली तक का सफर तय कर डालूंगा, कहना अलग चीज है यार। अब इसमें मान लो कि मैं थोड़ी सी देर गला गया और मेरे तो घुटने टूट गए कि यार बस ठीक है, बस अब और नहीं चला जाता अपने से। तो फिर क्या करोगे तुम? उस केस में अपन क्या करेंगे? उस केस में वो अपन अपना बोझा 10 किलो का ला देंगे और वापस जहां थे वहीं आ जाएंगे कि भाई प्रीवियस कंडीशन वाज मच बेटर देन द नेक्स्ट कंडीशन। बहुत कुछ सिखाता है केमिस्ट्री हमें जीवन में। केमिस्ट्री जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाता है, इतना कुछ सिखाता है जो तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है यार? इसलिए नहीं है क्योंकि तुम देखो कि जोश जोश में कई बार हम ऐसा करते हैं कि मैं निकल जाऊंगा यहां से, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या मैं कोचिंग छोड़ दूंगा, या मैं ये काम कर रहा हूं ये मैं छोड़ दूंगा। भाई छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े समय तक तुम्हें ऐसा लगेगा मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन छोड़ते ही औकात पता चल जाती है। छोड़ते ही ये पता चल जाता है कि मैं कुछ नहीं हूं भाई साहब, प्रीवियस कंडीशन ही बढ़िया थी, कम से कम रोटी तो मिल रही थी, अब रोटी के भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए किसी भी चीज को छोड़ने से पहले अपना तय कर लेना कि तुम इस कंडीशन में स्टेबल हो कि नहीं। तो इससे सीख ले लेना कि क्या चल रहा है। केमिस्ट्री अप्लाइज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री जिंदगी की हर फील्ड में अप्लाई होती है। जिस व्यक्ति को केमिस्ट्री नहीं आती मतलब सेट नहीं हो सकता मामला। आओ देखो, तो लीस्ट टेबल अगर है तो ये लिविंग ग्रुप नहीं होगा। अगर ये लीस्ट टेबल है तो हम इसे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में नहीं लेंगे, इसे नहीं निकालेंगे, अवॉइड करेंगे इसका निकालना। इस कैटेगरी में आते हैं H माइनस, R माइनस, ये सब मेजरली। तो H माइनस और R माइनस जो होते हैं, R माइनस का मतलब कार्बन की चेन पर नेगेटिव कार्बन आयन, ये कभी लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकलते नहीं है। एक आध रिएक्शन आएगी जिनमें इनको निकालेंगे, लेकिन उनकी विशेष परिस्थितियां होंगी। ध्यान रखिएगा, उसकी परिस्थितियां विशेष होंगी, ऐसे आसानी से नहीं निकलेंगे ये। और मॉडरेटली स्टेबल लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। अब मॉडरेटली स्टेबल में भी हम तीन कैटेगरी में चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा है तो वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा स्टेबल है तो वेरी गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा बेकार है तो मॉडरेट कैटेगरी का आ जाएगा, और अगर घटिया क्वालिटी का है तो पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, जो कि आसानी से नहीं निकलेगा, कलाकारी करनी पड़ेगी। पुअर लिविंग ग्रुप जैसे हो गए OH माइनस, NH2 माइनस, ये सब बेकार कैटेगरी के लिविंग ग्रुप है, बहुत ही बेकार कैटेगरी के लिविंग ग्रुप है। मॉडरेट लिविंग ग्रुप में जैसे हेलाइड्स को आप ले सकते हो, हेलाइड्स को। अब इसमें भी I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि बड़े साइज पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। बड़े साइज पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आप I माइनस को आप एक, प्रणाम भाई प्रणाम, इसको लिविंग ग्रुप मान सकते हो। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये है हमारे मॉडरेट लिविंग ग्रुप। वेरी गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में वो आते हैं जो हंसते खेलते निकल जाते हैं, जो हंसते खेलते निकल जाएंगे, हंसते गाते जहां से निकल, दुनिया की तू परवाह ना कर। ठीक है ना, सुना है कभी? आओ देखो जरा, ठीक है। हाँ, तो NH2O, आपका NH3, N2, ये सब अच्छी कैटेगरी के लिविंग ग्रुप में आते हैं। ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भैया देख लेना, न्यूट्रल अगर लिविंग ग्रुप है तो वो अच्छी कैटेगरी का लिविंग ग्रुप होगा, और अगर चार्ज लिविंग ग्रुप है वो थोड़ा सा बेकार कैटेगरी का लिविंग ग्रुप होगा।
अब ये जो बेकार वाले लिविंग ग्रुप हैं, अब ये जो बेकार वाले लिविंग ग्रुप हैं, इनको भी हम अच्छे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में ला सकते हैं। मॉडरेट लिविंग ग्रुप के बारे में पहले बात करते हैं, फिर पुअर के बारे में बात करेंगे, या पहले पुअर के बारे में कर लो, वो छोटा सा है वो सट जाएगा पहले। आओ देखो जरा, पहले पुअर लिविंग ग्रुप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और पुअर लिविंग ग्रुप जो होता है वो होता है हमारा OH माइनस और NH2 माइनस। इसे हम चाहें तो अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसमें एसिड डाल दो, एसिड डाल दो, चाहे H+ डाल दो, चाहे कोई लुईस एसिड डाल दो। अरे यार, चाहे एसिड H+ डाल दो या कोई लुईस एसिड डाल दो, तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। कौन है इसके पास? इसके पास लोन पेयर है। राजा हो गया ये हो गया लुईस का बेस, और इनके पास है वेकेंट ऑर्बिटल, ये हो गए लुईस साहब के एसिड। ये कौन हो गए हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड लुईस बेस जब जुड़ते हैं तो एक A+ एक लुईस एसिड है, B- एक लुईस बेस है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं। जैसे एसिड और सामान्य एसिड और बेस मिलकर के सोल्ट बनाते हैं, वैसे ही लुईस एसिड और लुईस बेस मिलकर के अडक्ट बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सोल्ट ना कह के इसे एक नया नाम दिया जाता है, अडक्ट। ध्यान रखना, इस कोऑर्डिनेट को जब कोवेलेंट में चेंज करोगे तो जिधर सिर है एरो का, प्लस माइनस तो पहले ही थे, जिधर सिर है उस पर माइनस लगाना है, जिधर पूंछ है उस पर प्लस लगाना है। जिधर सिर है उस पर माइनस लगाएंगे, जिधर पूंछ है उस पर प्लस लगाएंगे। ओवरऑल देख लेंगे, ये प्लस इस माइनस को खत्म कर देगा, और ये माइनस ये प्लस आपस में खत्म हो जाएंगे, और यहां से AB बन जाएगा। मेरे भाई यहां से कौन बन जाएगा? AB बन जाएगा। तो अडक्ट फॉर्मेशन इस तरह से होती है। आप इसमें क्या डाल दीजिए? लुईस एसिड डाल दीजिए। जब आप इसमें लुईस एसिड डालोगे तो ये कुछ इस अवस्था में आ जाएगा। मेरे भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चिल्ला उठता है कि ये क्या कर डाला। हमारी भी कुछ इज्जत है, हमारी भी कुछ इज्जत है, और हमारे ऊपर तुम पॉजिटिव चार्ज ले आए, इस पॉजिटिव चार्ज को इसे खत्म तो करना पड़ेगा। जब संकट राजा पर आता है तो कुर्बानी सबसे पहले प्रजा की दी जाती है। इस बात का ध्यान रखना, जीवन में हमेशा ध्यान रखना। जब आपसे ऊपर वाली स्टेज वाले पर बात आ जाती है तो कुर्बानी नीचे वालों की दी जाती है, ऊपर वाले पर कभी गाज नहीं गिरती। तो ये ऑक्सीजन कहता है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया भैया, खत्म करो इसे। अब ये खत्म कैसे हो सकता है? जब इनमें से कोई ग्रुप निकले अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके। अब अगर ये H+ की फॉर्म में निकल जाएगा तब तो पीछे वाली बात ही हो जाएगी। अगर आप इस H को, क्योंकि एक बॉन्ड तो आपको तोड़ना पड़ेगा, इधर आप इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, या इस बॉन्ड को तोड़ो। ऑक्सीजन कह रहा है मेरा पॉजिटिव खत्म करो भैया, मैं पॉजिटिव खत्म करा के रहूंगा, तो एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से मैंने कोई सा बॉन्ड तोड़ दिया तो बात तो वही हो गई, पीछे की तरफ भेज दिया रिएक्शन को। आगे भेजना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, R+ और H2O बन के निकल जाएगा। H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता ही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो न्यूट्रल है। इसी तरह अगर आप RNH2 में भी H+ डालते हैं तो ये अमोनिया बन जाता है। नाइट्रोजन कहता हमारी भी इज्जत है भैया, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हुआ? क्या हुआ ऐसा है तो ये R+ और NH3 की फॉर्म में निकल जाता है। NH3 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर आपको इन्हें बाहर निकालना है, इन लिविंग ग्रुप्स को, तो आप निकाल सकते हैं इन्हें न्यूट्रल लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके बाय एडिंग सम एसिड्स। OH को बाहर निकालने का एक और तरीका है, OH को बाहर निकालने का एक और तरीका है, OH को बाहर निकालने का, इसकी रिएक्शन OTS के साथ करा दो, इसकी रिएक्शन टोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करा दो। आइए देखिए जरा, ये टोल्विन होता है और ये होता है सल्फोनाइल क्लोराइड। ये है टोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब मैं किसी अल्कोहल के साथ कराऊंगा, Cl यहीं जुड़ा रहता है, Cl यहीं जुड़ा रहता है, टोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड, और यहां से HCl निकल के ये बन जाता है RO SO O, और ये जो स्पीसीज बनी है हम इसे TS के नाम से भी जानते हैं, टोल्विन सल्फोनाइल, और ओवरऑल इसे हम OTS कह देते हैं। OTS एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, R++ OTS- की फॉर्म में निकल जाता है।
ऐसा निकल के इसे क्या मिला, ऐसा निकल के देखो इसे क्या मिला, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा होगा इस हिस्से में, इक्विवेलेंट रेजोनेंस के कारण ये अच्छा लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में माना जाएगा। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेकार कैटेगरी के जो लिविंग ग्रुप हैं उन्हें अच्छे लिविंग ग्रुप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक बात और अभी से ध्यान रख लेना, एक बात और अभी से आपको ध्यान रखनी है कि अमीन जो है, अमीन जो है 1 डिग्री का अमीन, ये कितने डिग्री का अमीन है, 1 डिग्री का अमीन। कोई बात अच्छी लगे तो लिख जरूर लेना, ये 1 डिग्री का अमीन है। हालांकि प्रॉपर नोट्स लिखवाए जाएंगे, बट फिर भी कुछ अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत पेन चलाते रहा करो, बोर हो जाओगे बैठे 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 बैठे, थोड़ा पेन चलाते रहा करो। सुबह विवेक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। कृपया अपने विवेक शक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी अंतर्मन की आवाज को सुने। वो कहना चाह रहा है कि नींद आ जाएगी ज्यादा करेंगे तो, इसलिए पेन वैन चलाते रहा करो, थोड़ा बहुत रफ कॉपी में लिखते रहा करो ताकि बाद में याद आ जाए। ध्यान इधर रखना है, लेकिन ध्यान इधर रखना है पूरा, और इस तरह से पेन चलाना है कि ध्यान इधर रहे और खलल ना पड़े तुम्हारे समझने की शक्ति में, वरना तो तुम लिखने में लग जाओगे और समझने की शक्ति तो खराब हो जाएगी तुम्हारी। समझने की शक्ति खराब नहीं करनी। हमारी एनर्जी, केमिस्ट्री में कहता हूं ना, केमिस्ट्री जिंदगी की हर फील्ड में अप्लाई होती है भाई साहब। हमें हमारी एनर्जी को बचाए रखना, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगता है। आपके पास भगवान ने कितनी ऊर्जा आपको दे करके भेजी है वो फिक्स है कि इतनी ऊर्जा है, चाहे इतनी ऊर्जा में जो करना है कर ले। समझ पा रहे हो बात को? मल्टी डायरेक्शन मत बनो, यूनिडायरेक्शनल बनो। अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक ही डायरेक्शन में लगाओ, ताकत आ जाएगी, मजा आ जाएगा। भटकाओ मत अपनी एनर्जी को, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन यदि मैं NaNO2HCl के साथ करा दूं, मेरे भाई 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, NaNO2HCl के साथ करा दूं, या 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, HNO2 के साथ करा दूं, तो अभी ध्यान रख लेना कि ये अभी के लिए ध्यान रख लेना, वक्त आने पर मैकेनिज्म आएगी, बता देंगे, नोट्स में भी है, बता देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। RN2 + Cl- बन जाएगा। इसे हम कहते हैं डाइअजोनियम, इसे डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड नाम दे देते हैं। ये डाइजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कार्बोकटाइन बन जाता है, नाइट्रोजन Cl- बाहर निकल जाता है, तो कार्बोकटाइन जनरेट करके देता है। NH2 को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है कौन, NaNO2HCl या फिर HNO2, या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड ये काम करता है। ये काम कौन करता है, नाइट्रस एसिड ये काम करके देता है। ये काम कौन करता है, नाइट्रस एसिड ये काम करके देता है। एक बात और देखो पहले, एक बात पहले और आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखो। मान लो कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और उसके बाजू वाले कार्बन पर लिविंग ग्रुप है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और उसके बाजू वाले कार्बन पर क्या है, लिविंग ग्रुप। ये कार्बन सोहर्स बना के देखो इसका, ये कार्बन, यहां पर कौन है, नेगेटिव चार्ज, और ये सोहर्स बना लिया अपन ने, ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसके बैक साइड में होता है इसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये कौन होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ABMO। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके वेकेंट ABMO के साथ ओवरलैप करना शुरू कर देता है। हम जानते हैं कि ABMO में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। इस प्रभाव से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसके साथ ओवरलैप करने लगेगा और ना चाहते हुए भी Cl को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी होने लगी। अगर उधर बॉन्ड बनने लगा तो देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी, तो कार्बन को बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। ये घटना कहलाती है इंटरनल अटैक। ये घटना क्या कहलाती है, इंटरनल अटैक। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज और बगल वाले कार्बन पर लिविंग ग्रुप, तो इंटरनल अटैक से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और एल्कीन बन जाती है। लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और कौन बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। इस तरह से हमने चर्चा करी, इस तरह से हमने चर्चा करी। अब हम देखेंगे कि भैया मॉडरेट लिविंग ग्रुप में आ जाते हैं। मॉडरेट लिविंग ग्रुप जो है वो अच्छे स्टेबल होने चाहिए, जैसे O-SO नेगेटिव चार्ज के साथ जो स्टेबल रहे, जो नेगेटिव चार्ज के साथ स्टेबल रहे उसे हम मॉडरेट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में लेते हैं। ये है मेरे पास और ये है मेरे पास, बताओ इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप आप किसे कहेंगे, इसे कहेंगे या इसे कहेंगे। लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप में कंसेप्ट एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं कि भैया कैसे देखना है कि लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप कैसे देखना है। लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए आपको किसे देखना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। अब आपको सिर्फ यहां पर जीओसी लगानी है, आपको सिर्फ यहां पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट अप्लाई करना है, और अप्लाई करते हुए मुझे ये बताना है कि ऊपर वाला स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा या नीचे वाला स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा। जो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा वही अच्छा लिविंग ग्रुप है। जीओसी का कंसेप्ट लगाइए और देख लीजिए। तुमने एक नाम सुना होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तुमने एक नाम सुना होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बनती हैं तो हम उसे इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। यहां पर थ्री स्ट्रक्चर्स बनेंगी जो कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाली होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन पर घूमेगा, एक जैसा नेगेटिव चार्ज आएगा, एक जैसी आरएस बनेगी। पहले ये यहां आएगा, यहां जाएगा, देखो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। जबकि यहां कितनी स्पीसीज में हो रहा है, केवल 2 में। तो ऊपर वाला एक अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू नीचे वाला। तो ध्यान रखिएगा, लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। कब? जब लिविंग ग्रुप नेगेटिवली चार्ज हो। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप न्यूट्रल है, मैं लास्ट टर्न पे भी तुमसे चर्चा कर रहा था कि इफ लिविंग ग्रुप इज न्यूट्रल, मान लीजिए कि लिविंग ग्रुप अगर न्यूट्रल है तो हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, लिविंग एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। और बेसिक स्ट्रेंथ आप जीओसी में पढ़ चुके हो, बेसिक स्ट्रेंथ आप जीओसी में पढ़ चुके हो। बेकार बेस अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। बेकार बेस अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, बेकार बेस अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि उनको अपना लोन पेयर देने का शौक नहीं आ रहा। खुश है भाई साहब वो। तो अब आप मुझे बताइए कि NH3 है और एक H2O है, इन दोनों में KB किसका ज्यादा होगा, माने लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। कैसे देखते हो आप? जीओसी का एक कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज करा देता हूं मैं। आप कैसे देखते हैं इसे? मेरे भाई H+ जोड़ो और बनाओ NH4+। यहां भी आपको क्या करना है? H+ जोड़ना है, बना लेना है H3O+। इन दोनों में से जो स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन ज्यादा तेज आगे भागेगी, जो स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन ज्यादा तेज आगे भागेगी। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर स्टेबिलिटी बढ़ती है। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करती है? हमेशा जिधर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिधर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आपको देखना है कि NH4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा या NH4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा या H3O पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा जब पीरियड सेम हो। अगर पीरियड नंबर सेम है, ध्यान दो, अगर पीरियड नंबर सेम है तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अच्छा लगता है, जो जिसका है वो वही अच्छा लगता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। कोई ग्रुप अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना अच्छे से होल्ड करके रख सकता है, दैट इज द नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर रखने की पावर ज्यादा है, या आप कहें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो चीज जिसकी है उसके ऊपर ही अच्छी लगेगी ना यार। अगर नेगेटिव चार्ज मेरे ऊपर स्टेबल है तो मैं रखूंगा, तुम्हारे ऊपर स्टेबल नहीं है तो तुम नहीं रखोगे, या तुम्हारे ऊपर स्टेबल है तो तुम रखोगे, मेरे ऊपर है तो मैं रखूंगा, इसमें क्या है यार। तो आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखोगे, पीरियड नंबर सेम हो जाए तो नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अच्छा लगता है, मोर ईएन पर अच्छा लगता है, और जो पॉजिटिव है वो लेस ईएन पर अच्छा लगता है, जो पॉजिटिव है वो लेस ईएन पर अच्छा लगता है। यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पीरियड नंबर नाइट्रोजन का भी 2 है, पीरियड नंबर अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका भी 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है। पीरियड नंबर सेम हो जाए तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर लाना होता है, और अगर पीरियड नंबर अलग अलग हो तो बड़े साइज पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। अगर पीरियड नंबर अलग अलग हो, मैं बड़ी बात बता रहा हूं जो आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई गई होगी या जीओसी में पढ़ाई गई होगी,
जब आप चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हो तो बड़े साइज पर चार्ज हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है अगर पीरियड नंबर अलग अलग है तो, जैसे आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, आई प्लस बी आर प्लस सी एल प्लस एफ प्लस। बड़े साइज पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव व्हेन पीरियड नंबर्स आर डिफरेंट, बट व्हेन पीरियड नंबर इज सेम ऑफ सेंट्रल एटम देन द नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ईएन अच्छा लगता है। अब यहां बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज्यादा लगती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भैया ऑक्सीजन की ही ज्यादा होगी। कितनी होगी? 3.5, और इसकी कितनी होगी? 3। जो चीज जिसकी है उसे दे दो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहता है मैं पॉजिटिव के साथ भला, तो ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा H प्लस लेगा। केबी का ऑर्डर NH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2O। अब मुझे एक बात बताओ कि लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मुझे एक बात बताओ कि लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, H2O अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और अमोनिया थोड़ा हल्का लिविंग ग्रुप होगा। H2O की बजाय अमोनिया थोड़ा हल्का लिविंग ग्रुप होगा। तो इस तरह से अपन ने लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप कर ली। क्या होता है, किस तरह से आपको देखना है? न्यूट्रल है तो आपको केबी ऑर्डर देखना है, अगर चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो हमें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। लिविंग ग्रुप निकलने के बाद जो बनता है वो होता है कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन में क्या होता है वो तो बाद की बात है, वो तो बाद की बात है। आइए अब नोट्स आपको दिखा देते हैं। ये तो अपन ने चर्चा कर ली थी, वापस देख लीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म, सबस्ट्रेट, द स्पीसीज ऑन विच रिएजेंट अटैक, और रिएजेंट वो होता है जिस पर अटैक होता है। मीडियम पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट दो तरह का, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, ये चर्चा थी हमारी। और प्रोडक्ट यहाँ से बनता है। ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट होती है और चार्ड स्पीसीज कहलाते हैं इंटरमीडिएट। सामान्यतया इंटरमीडिएट का बनना देखा जाता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ये हाई एनर्जी स्टेट जो होती है यही ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। प्रोडक्ट की ऊर्जा और रिएक्टेंट की ऊर्जा के बीच में जो आप ये गैप देख पा रहे हो, यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन का। किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक फिक्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ये एनर्जी बैरियर जो होता है इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर बॉन्ड टूटने लगते हैं क्योंकि ये हाई एनर्जी स्टेट है। इसके बाद हो सकता है ये एनर्जी एक्सेस है, हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो सकता है प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो जाए। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड करोगे तो भी आपको डेल्टा एच मिलेगा, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो भी आपको डेल्टा एच रिएक्शन मिलेगी। अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक कहलाता है, और अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिएक्शन कैसी कहलाती है? एक्सोथर्मिक। ये बात मैंने तुम्हें बताई है भैया, कॉपी पेन का इस्तेमाल जरूर करना है, वरना थोड़ी देर के बाद ऐसे छूमंतर हो जाएगा सब कुछ। समझ पा रहे हो? छूमंतर मतलब हाँ वही, दूसरी दुनिया में पहुंच गया, सुनते सुनते सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, फिर कानों में भैं 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 की आवाज आने लगती है और फिर नींद 1 मिनट में। कितने कच्चा होता है इंसान नींद का। जब तक ना, हमारे गुरुजी कहा करते थे ऐसे जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम। समझ पा रहे हो? त्याग सकते हो तुम नींद? आई डोंट थिंक सो। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ऐसे कहते थे सर, हिंदी वाले सर थे वो। कभी कभी ऐसे कह देते थे, उनको पढ़ने का मन नहीं होता, सर थोड़ा मोटिवेट कर दो। फिर भाई साहब वो ऐसा मोटिवेट करते थे ना, ऐसा मोटिवेट करते थे, आग लग जाती थी यार, कि बस आज मतलब दुनिया का टॉपर मैं ही हूँ, कोई मतलब नीचे नीचे ही है सारी दुनिया अपन से, अपन है ऊपर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा उनकी मोटिवेशन थी भाई साहब, ऐसी थी। तो इसलिए वो कई बार वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि राजे महाराजे एक जने को रखते थे अपने साथ, वो उनको मोटिवेट करता रहता था, अच्छा फील कराता रहता था।
वैसे वो गुरुजी थे हमारे साथ, वो मोटिवेट करते रहते थे, अच्छा फील कराते थे। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, ऐसे कहते थे। कुछ न करने वालों की जय जयकार नहीं होती। हाँ, मैं मुझे पता है आगे तुम समझ गए हो। खैर आओ देखो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिट जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड डायरेक्शन का माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन का, इससे भी डेल्टा एच निकाल सकते हो। रिएक्शन प्रोसीडिंग ट्रांजिशन स्टेट से जनरली बिलोंग्स टू सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप के बारे में मैंने आपको बता दिए थे। इंटरनल चेंजेस होते हैं तो वो हमारे पहले पीक और आखिरी पीक को छोड़ के बीच की जितनी भी पीक होती हैं ये इंटरमीडिएट में इंटरनल चेंजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात अपन ने चर्चा कर ली थी, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आई थिंक कल ही ले लिया था आपने। रिएजेंट का नेचर इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल कैसा भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट भी हो सकता है और पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और पोलर सॉल्वेंट वो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यानी जो पोलर होगा। पोलर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा है पोलर के बारे में। और पोलर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में H+ फ्री फॉर्म में रहता है, फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, पोलर प्रोटिक। और अगर ऐसा नहीं है, पोलर है और फोन ट्रिपली बॉन्डेड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो वो पोलर एप्रोटिक की कैटेगरी में जाना जाता है। लोन पेयर के सोल्वेशन के लिए एप्रोटिक अच्छा होता है और प्रोटिक अच्छा होता है। लोन पेयर के या नेगेटिव चार्ज के सोल्वेशन के लिए पोलर प्रोटिक में I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जबकि पोलर एप्रोटिक में F- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। कल तुम्हें चित्र बना के बताया था कि उसको घेर के बैठ जाते हैं। मैंने एक अच्छा खासा रिवीजन तुम्हें दे दिया है, बोलो क्या दोगे मुझे? दुआएं दे देना, और तो क्या दोगे यार। और जिस दिन पास हो जाओ उस दिन लाडू खिला देना। नंबर जिस दिन अच्छे हो जाए, देखो मीठा जो है वो जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए। अपना एक ही फंडा है, मेरा फंडा एक ही है, जितना मीठा खा सकते हो उतना मीठा खाओ। मीठा खाओगे, मीठे रहोगे, बोली मीठी होगी तुम्हारी, बातचीत अच्छी करोगे, और एक मन के अंदर से ऐसे आती रहेगी। मतलब किसी भी व्यक्ति से ऐसे मिलोगे ना तुम, तो तुम्हें उसके अंदर ऐसा दिखाई देगा कि यार ये मुझे लाडू खिला सकता है, ये व्यक्ति। तो तुम लड़ोगे नहीं उससे, तुम उससे जानबूझ के अच्छी अच्छी बातें करोगे ताकि वो तुमसे इंप्रेस हो जाए और तुमको लड्डू खिला दे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम मीठा ज्यादा से ज्यादा खाओ, मस्त रहो यार। क्या आजकल ये क्या चल रहा है कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा और मैं मोटा हो जाऊंगा? अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या खाओ पियो मस्त रहो यार। जीवन में एंजॉय जो ज्यादा जरूरी है। कब जिंदगी किस गली में शाम हो जाए कौन जानता है। आओ देखो, खाओ पियो, तुम तो भगवान ने भेजा तुम्हें धरती पर खाने पीने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, बस पैसा होना चाहिए। पैसे के जुगाड़ कर लेना। ऐसे नहीं कि दुकान में घुस के और खा पी रहे हो, पैसा है नहीं, ठीक है ना। पैसे का जुगाड़ पहले कर लेना भैया। और पैसे के लिए क्या जरूरी है? IIT जरूरी है। इसलिए पहले पढ़ाई लिखाई करो, अभी खाने पीने की बातें नहीं। अभी कोई खाने पीने की बात नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि मैं मैगी खाने चाहता हूँ, अभी मेरी मैगी की इच्छा हो रही है, और आपने मैगी का नाम ले दिया, मुंह में पानी। कोई नहीं कहेगा ये मुझे, ये कोई नहीं कहेगा, मैं सुनूंगा नहीं बिल्कुल। हालांकि मेरी भी इच्छा हो रही है, लेकिन कोई कहेगा नहीं, ये सुनेगा कोई नहीं, सुनी जाएगी मैगी का नाम नहीं सुना जाएगा। आओ, पर मतलब यार प्रोडक्ट बनाओ तो ऐसा बनाओ। तुम देखो आज तक कोई तोड़ नहीं है। मतलब मैं बच्चा था ना तब वो मेरी मम्मी लाया करती थी, मैं बच्चा मतलब आई थिंक 5-6 साल का था, तब पहली बार हमने मैगी खाई थी। तो ऐसे मुझे याद है कि मम्मी ने इतना बड़ा कंटेनर भर के और उसके अंदर एक पैकेट मैगी डाल दिया। अब क्या हो यार, इतने बड़े कंटेनर में हमें मिली ही नहीं यार। बाद में फिर धीरे धीरे बनाना सीखे, ये हमारा पहला व्यक्तिगत अनुभव था मैगी बनाने का। बाद में फिर धीरे धीरे सीखे कि कैसे बनाई जाती है, किस तरह से। फिर तो जो खुशबू उठती है ना यार, मजा आता है। मतलब जब बनती है वो पड़ोसी के घर में बनती हो, पता नहीं, प्रोडक्ट बनाओ तो ऐसा बनाओ। कोई दुनिया भर के ब्रांड आ गए, आज तक कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। मतलब हम दुकान पर जाते हैं आज भी मैगी लाते हैं, ऐसा नहीं कोई ऐसे कुछ भी उठा के ले आए। बाकी बिस्कुट की वैरायटी आ गई, अलग अलग चीजें, हर चीज की वैरायटी है, हम जो चाहें ले सकते हैं। लेकिन मजाल है मैगी कोई वैरायटी आ जाए, कोई नहीं आ सकती। आओ देखो, लिविंग ग्रुप पोलर सॉल्वेंट में डालोगे नेगेटिव ग्रुप विच कैन बी एलिमिनेटेड विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो काम की चीज शुरू हो रही है, तुम ऐसे बातचीत में समय मत खराब किया करो यार। तुम जो बातचीत में समय खराब करते हो वो बड़ी बेकार बात है, चिंतनीय विषय है। ग्रुप विच कैन बी एलिमिनेटेड विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, और विद नेगेटिव चार्ज कैन बी टर्म्ड एज लिविंग ग्रुप।
जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में निकल सकता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया। लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप मेनली डिपेंड अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ की कितना मजबूत बॉन्ड उसने बना रखा है, बॉन्ड एनर्जी यानी तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बट वास्तविक जो हमें खेल करना है वो करना है लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन लिविंग ग्रुप। ये हमें मेन खेल यहां से करना है, यहां से हमें मेन खेल करना है। आओ देखो, देखो जरा ध्यान से। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कैन बी डिसाइडेड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वीसीडी का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या समझे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब लगानी है? जब पीरियड अलग अलग हो। जब पीरियड अलग अलग हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगानी होती है। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज देखने के लिए जीओसी में पढ़ाया जाता है, वीसीडी लगाई जाती है। और अगर पीरियड सेम हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं। लेकिन ये दोनों ही काम कब करने हैं? जब हमारा की एटम अलग अलग हो। की एटम का मतलब जहां पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है वो वाला एटम अलग अलग हो। और अगर की एटम सेम है तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया जैसे +I +H -H, हमारा +M -M, इन सब से देखा जाएगा। की एटम अगर सेम है लिविंग ग्रुप, मतलब कौन कहां पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाला, वो और कार्बोक्सिलेट आयन और सल्फोनेट आयन वाला, तो वहां से ध्यान रखना। तो की एटम अगर अलग अलग है तो वीसीडी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा जाएगा। इफ लिविंग ग्रुप इज न्यूट्रल लाइक H2NH3 देन लिविंग एबिलिटी बेस्ड ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये किस पर डिपेंड करता है? बेसिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है? क्या हो गया इसके परखच्चे उड़ गए इसके। आओ, वो किस पर डिपेंड करता है भैया? बेसिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ये लीजिए, क्या कहेंगे आप? बेसिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ये देख लिया है आपने लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप के बारे में। आप कहें तो मैं आगे चलूं, आप कहें तो चलूं आगे, आप ना कहें तो ना चलूं। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए, देखिए क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप जो न्यूट्रल कैटेगरी के लिविंग ग्रुप हैं। ये क्या हो गया? जो न्यूट्रल कैटेगरी के लिविंग ग्रुप हैं वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, या फिर जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस टाइप करते हैं वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन अगर NaNO2 HCl या HNO2 के साथ करा दी जाए तो डाइजोनियम सोल्ट बनके, दिस इज द डाइजोनियम सोल्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज द डाइजोनियम सोल्ट। समझ पा रहे हो? ये क्या है? ये एक डाइजोनियम सोल्ट है, Rn2 + Cl- डाइजोनियम सोल्ट। और यहां से कौन निकल जाता है? नाइट्रोजन निकल जाता है और तुम्हारा क्या बन जाता है? कार्बोकटाइन बन जाता है। हालांकि मैकेनिज्म ये लिखी हुई है लेकिन मैकेनिज्म अभी मेरे कोई काम की नहीं है, न तुम सीख पाओगे। मैकेनिज्म तुम्हारे अभी कोई काम की नहीं है, ना तुम सीख पाओगे। चेष्टा भी मत करना सीखने की। लिख जरूर लेना, जब लिखो नोट्स बनाओ। नोट्स अच्छे बनाना भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स अच्छे बनाना। ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद मॉडरेट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आने वाले हेलाइड्स हैं, और बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप कैटेगरी में OH- NH2- RO-। हाँ, इंटरनल अटैक से निकल सकते हैं, मैंने आपको बताया ही था कि ये O- इसके ABMO के साथ जाके खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, लिविंग ग्रुप कहेगा मेरे से नहीं देखा जा रहा। ये लिविंग ग्रुप कहेगा मुझसे नहीं देखी जा रही ये ज्यादती होते हुए, इसलिए मैं तो जा रहा हूं, तू बना ले बॉन्ड इसके साथ। दिस इज कॉल्ड इंटरनल अटैक। तो या तो ये इंटरनल अटैक से निकलते हैं या हम इसे किसी अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? विच कैन नॉट लिव वेदर द सबस्ट्रेट इज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये क्या था कि 3 डिग्री सबस्ट्रेट के साथ अपने आप निकल जाते हैं, कोई बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं होती, बस पोलर सॉल्वेंट में डाल दो। ये जो है ये अपने आप नहीं निकलते, इनको निकालना पड़ता है। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो होते हैं लेकिन उन्हें निकालना पड़ता है भैया, ऐसे ही नहीं निकलते, ऐसे ही नहीं निकलते। ठीक है ना? उन्हें निकालना पड़ता है, उन्हें पकड़ के ऐसे ससम्मान विदाई देनी पड़ती है। कितनी बार विदाई दे दो, विदाई देने से कुछ होता नहीं है। फिर एक दिन 500 रुपए का नोट ला के दिया जाता है कि ले दक्षिणा। जैसे ही 500 रुपए का नोट देते हो वो कोशिश करता है उठने की, तुम एक और 500 थमा दो, ये ले किराया। ठीक है ना? आओ देखो, ध्यान दो। तो ये है बेकार कैटेगरी का लिविंग ग्रुप, वो है मॉडरेट कैटेगरी का लिविंग ग्रुप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहिएगा आपको। कन्वर्जन ऑफ OH- एंड NH2- इज गुड लिविंग ग्रुप। अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो चाहे कोई H+ डाल दो, चाहे कोई लुईस एसिड डाल दो, चाहे कोई H+ डाल दो, चाहे कोई लुईस एसिड डाल दो। ये घटना मैंने आपको बता दी। बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा इसे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा,
H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, वो वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, R+ बन जाएगा। या आप चाहो तो ROH की टोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा लो, इसको OTS में कन्वर्ट कर लो, ये बॉन्ड टूटेगा और ये तो मॉडरेट लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता ही है। अच्छा लिविंग ग्रुप है, इवन मॉडरेट भी नहीं, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। और 1 डिग्री अमीन की NaNO2 HCl से रिएक्शन कराने पर इसे OTS कहते हैं, ध्यान रखना। इस ये ऑक्सीजन और ये TS टोल्विन सल्फोनाइल, OTS कहते हैं, ROTS। तो इसे OTS में कन्वर्ट करके बाहर निकाला जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर खूबसूरत सा दिखने वाला ये प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है, आपकी स्क्रीन पर खूबसूरत सा दिखने वाला ये प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है। और आप अगर मुझे लाइव देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी सोचने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, ठीक है ना। आपको ज्यादा समय मिलेगा नहीं, 1 मिनट मिलेगा। और अगर आप मुझे रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके, फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्डेड देखना मुझे ज्यादा अच्छा लगता था यार। चलो मेरी बातें मत सुनो, तुम इस सवाल को ट्राई करो जल्दी, रफ कॉपी में जल्दी से आप इस सवाल को ट्राई करिए। आपको सिर्फ क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। और अगर न्यूट्रल आपका लिविंग ग्रुप है तो आपको क्या देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, जो मैंने पहले ही आपको बताई। अगर आपका न्यूट्रल है तो बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, और अगर ये है तो ये करना है, ठीक है ना। आइए करिए करिए करिए, फटाफट करिए, शर्माइए मत, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर बता दो मेरे भाई। अगर की एटम अलग अलग है तो आंसर आएगा VCD या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। की एटम सेम है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। और ये केमिस्ट्री ही है जो मेरे साथ है, ठीक है ना। ठीक है, क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? आई थिंक तुमने कर लिया होगा। चलते हैं आगे, हमें तो अपनी मंजिल की तरफ जाना है, दूर तलक जाना है, दूर तलक जाना है। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले है, निश्चित किस जगह, वो क्या बोलते हैं, पहाड़ गिरी ग्रहल मिलेंगे, ऐसे कुछ है एक, पूर्व चलने के बटो ही। आओ देखो, की एटम अलग अलग, पीरियड नंबर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर दे देंगे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से देखा जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक स्ट्रेंथ से देखा जाएगा। ये की एटम सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आर का प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। 3 जगह इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, 2 ही जगह कर रहा है, इसलिए ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। CF3 का माइनस आई इफेक्ट लगता है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, CH3 का प्लस आई या प्लस एच लगता है, घटाता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर की एटम अलग अलग है, पीरियड भी अलग अलग है, तो बड़े साइज पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, बड़े साइज पर नेगेटिव चार्ज। MeCH3 का होता है प्लस एच, यहां कोई इफेक्ट नहीं है, यहां माइनस आई और यहां पर माइनस एम, आप देख पा रहे हो, ये ऑर्डर आ जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, कि आप कौन सा लिविंग ग्रुप निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके लिए ये कहानी है। लिविंग ग्रुप की कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है बहुत ही बेहतर तरीके से। आंसर देख लीजिए और अपना आंसर जो आपका जो भी आया उसको मैच करा लीजिए, जो भी आपका आंसर आया उसे मैच करा लीजिए। आई थिंक आपने करवा लिया होगा। छोटा 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 जीवन में लिखते रहना बेहद आवश्यक है, आवश्यकताओं को पूरा करते रहें। अब आइए देखिए मेरे भाई, अब थोड़ी देर ध्यान से देखना, मजे बहुत ले लिए हैं। आओ देखो जरा, देखो जरा ध्यान से, क्या तुम देख पा रहे हो? लिविंग ग्रुप भाई साहब के निकलने के बाद, सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद, क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद कार्बोकटाइन बनता है क्या भैया? अरे भैया कार्बोकटाइन बनता है क्या? बिल्कुल कार्बोकटाइन बनता है साहब। Lg माइनस के निकलने के बाद, उस Lg माइनस की चर्चा कर दी, अब इस कार्बोकटाइन की चर्चा करनी है। और करनी क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के। ये जो रिएक्टेंट है ये कितना ज्यादा रिएक्शन करेगा, कितना ज्यादा रिएक्शन करेगा, ये वो सारा डिपेंड करेगा इसके कार्बोकटाइन पर। मान लो एक सबस्ट्रेट S1 है, एक सबस्ट्रेट S2 है, इससे कार्बोकटाइन बना S1 प्लस और इससे कार्बोकटाइन बना S2 प्लस, तो कौन सी रिएक्शन तेज गति से होगी,
इसकी रिएक्शन रेट जो है वो R1 है, इसकी रेट R2 है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा। और हम यहां पर कंसेप्ट लगाएंगे, कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है, अगर ऊपर वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नीचे वाला, तो रिएक्शन की रेट ऊपर वाले में ज्यादा होगी, नीचे वाले में कम होगी। इतना काम आएगा ये, इस तरह से ये काम आएगा। रिएक्शन की रेट कहां ज्यादा होती है? जहां स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि हर रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहती है। मेरे भाई ये कार्बोकटाइन जो होता है, इसमें बच के रहना, ये होता है एक लुईस एसिड। ये एक लुईस एसिड रहता है जिसे हर वक्त एक लुईस बेस की तलाश है। ये एक लुईस एसिड होता है जिसे एक लुईस बेस की हर वक्त तलाश है। अगर इसे कोई लुईस एसिड मिल जाएगा तो ये तुरंत उसके साथ रिएक्शन कर बैठेगा। और कार्बोकटाइन जो बना, ये एक लुईस एसिड है, अगर इसे कोई न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस मिल जाए, अगर इसे कोई लुईस बेस मिल जाए, मॉलिक्यूल के अंदर है तो बहुत अच्छा है, मॉलिक्यूल के बाहर है तो और भी अच्छा है, तो उसके साथ ये जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। कार्बोकटाइन अगर किसी रिएक्शन में बन रहा है तो उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं, उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अटैक कर देगा इसके ऊपर, इसके साथ एसोसिएट होने की कोशिश करेगा। चाहे बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल पड़ा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना। पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, पहली चीज ये है, पहला गुरु ज्ञान ये है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट होती हैं। पहली गुरु ज्ञान ये है कि एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट प्रोसेस, और एनी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, एनी इंट्रामोलिकुलर का मतलब समझते हो? मॉलिक्यूल के अंदर ही, मॉलिक्यूल के अंदर ही होने वाला प्रोसेस, एनी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस जो कि अंदर ही अंदर चल रहा है, is always faster than intermolecular, faster than intermolecular process। ये छोटी छोटी बातें तुम भी लिख लिया करो, तुम भी लिख लिया करो। कोई भी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस जो होता है वो इंटरमोलिकुलर प्रोसेस से ज्यादा तेज गति से होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो, इसके साथ बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल पड़ा है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर वाला न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये कहलाता है इंटरनल अटैक। अटैक क्या कहलाता है? इंटरनल अटैक। कार्बोकटाइन पर इंटरनल अटैक हो सकता है, कार्बोकटाइन पर इंटरनल अटैक हो सकता है, कार्बोकटाइन रेजोनेंस कर सकता है, कार्बोकटाइन रेजोनेंस कर सकता है, कार्बोकटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। इस तरह की चर्चाएं चलेंगी, चलेंगी इस तरह की। तो जब किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बन जाए तो ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है। कैसे? देखो, आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोकटाइन है, ये कार्बोकटाइन है, मैं इस प्लेन में मान रहा हूं इसको, बोर्ड वाली प्लेन में, प्लेनर होगा, ये कार्बोकटाइन है, पी ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा है, बोलो हाँ या ना? पी ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा है, ये पी ऑर्बिटल, ये कार्बोकटाइन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बोकटाइन। इसके बाजू वाला कार्बन sp3 है, इसके बाजू वाला कार्बन कौन है? sp3। इसकी दो वैलेंसी एक प्लेन में होती है, इसकी दो वैलेंसी तो एक प्लेन में होती है, एक वैलेंसी ऊपर की तरफ और एक वैलेंसी नीचे की तरफ, क्योंकि ये गरीब टेट्राहेड्रल होता है। ये गरीब कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ये है टेट्राहेड्रल, ये कैसा है? टेट्राहेड्रल है। अब आप देख पा रहे हो, ये परपेंडिकुलर था, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये दोनों बॉन्ड इस p ऑर्बिटल की प्लेन में आ जाते हैं, ये दोनों बॉन्ड इस p ऑर्बिटल की प्लेन में आ जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और p ऑर्बिटल भी ऐसे खड़ा है। p ऑर्बिटल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। इनका मन ललचा जाता है, इनका मन ललचा जाता है, क्यों ना आजमाया जाए हाथ। तुम्हारे पास कोई चीज कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पड़ोस में जैसे ही देखते हो तो तुम्हारा मन करता है कि क्यों ना हाथ आजमा लिया जाए, ठीक है ना? तो ये बॉन्ड पेयर जो है, ये हाथ आजमाने की कोशिश करता है कि उसके साथ प्लेन में तो आ ही गए, चलो एक खेल खेल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ध्यान रहे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अपनी सीमाओं का विशेष ध्यान रखना। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये प्योर p ऑर्बिटल है, इसकी स्वीकृति नहीं दी जाएगी, इसकी स्वीकृति दी नहीं जाएगी, पर फिर भी ये अंदर ही अंदर कलाकारी तो करने की कोशिश करेगा कि कर लेते हैं, क्या दिक्कत है।
क्या दिक्कत है, कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता है। इसका बॉन्ड पेयर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और फ्री रोटेशन है, कोई सा भी हो सकता है। कोई एक बॉन्ड पेयर इसके साथ ओवरलैप करने की कोशिश करता है। बॉन्ड पेयर, तो इस बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, जैसे यहां लगा है H, यहां लगा है बेंजीन, यहां लगा है बेंजीन का रिंग, और यहां लगा है मान लो 3 डिग्री का कार्बन, यहां कार्बन लगा है 3 डिग्री 2 डिग्री वोटेवर जो भी, या मिथाइल लगा है वोटेवर जो भी। अब ये देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड इसके साथ ओवरलैप मारेगा, कौन से बॉन्ड को पहले मौका मिलेगा भैया, जिसका ज्यादा मन ललचाएगा। और किसका ज्यादा मन ललचाएगा, जिसके पास सामान ज्यादा है। किसका मन ललचाएगा, जिसके पास सामान ज्यादा है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आप देखो हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड का है, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो कार्बन सेकंड पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड का। sp3 1s टाइप की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड बना है sp3 1s टाइप की ओवरलैपिंग से। ये बॉन्ड बना है sp3 sp2 टाइप की ओवरलैपिंग से। और मेरे भाई ये बॉन्ड बना है किससे, sp3 टाइप की ओवरलैपिंग से। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, ऑब्वियस है यहां होगी, क्योंकि छोटा साइज है। साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो ओवरलैप मारने के लिए सबसे पहले H- हाथ आजमाएगा सामान्यतया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। फिर PH- हाथ आजमाएगा, फिर 3 डिग्री का कार्बन, फिर 2 डिग्री का कार्बन, 1 डिग्री का कार्बन, फिर मिथाइल, इस ऑर्डर में हाथ आजमाते जाएंगे। यानी जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो पहले हाथ आजमाने की कोशिश करेगा। अभी हम मान लेते हैं कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इसके साथ हाथ आजमाएगा। ये हाथ आजमाएगा तो ये इसका ऑर्बिटल, ये इस वाले कार्बन का ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ये इस तरह से इसका ऑर्बिटल, इसका बॉन्ड पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप मार जाता है, और यहां से ये बनता है इस तरह से 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बनती है 3mcts, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बनती है 3mcts, 3mcts। अब 3mcts अनस्टेबल होती है, 3 मेंबर की रिंग, ध्यान रखना, स्ट्रेन आ जाती है भैया। तो ये बॉन्ड भी कट सकता और ये बॉन्ड भी कट सकता, एक बॉन्ड को तो काटेगा, एक बॉन्ड को तो काटेगा। अगर ये बॉन्ड कट रहा है तब तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, यही बन जाएगा। और अगर ये बॉन्ड कट रहा है तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और हाइड्रोजन यहां चला गया। इसे कहते हैं 1-2 शिफ्टिंग, इसे कहते हैं 1-2 शिफ्टिंग वाया 3mcts। तो कार्बोकटायन अगर किसी रिएक्शन में बन रहा है तो वो एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस करता है, दैट इज 1-2 शिफ्टिंग। हमेशा 1-2 शिफ्टिंग होगा, आजू से बाजू में जाएगा, बाजू से कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि 3mcts के थ्रू जाता है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत दूर जाकर के कितना ही कार्बोकटाइन स्टेबल बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, ऐसे जाता है। ध्यान रखना, सेम स्टेबिलिटी, बड़ी बात बोल रहा हूं, बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेम स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी सेम हो, मतलब मूव करा पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्टिंग से, अगर स्टेबिलिटी सेम हो पहली बात, या स्टेबिलिटी घट जाए तो कार्बोकटायन शिफ्ट नहीं होता, यानी उस केस में 1-2 शिफ्ट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। कार्बोकटायन शिफ्ट नहीं होता, उस केस में 1-2 शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा फेयर बना देता हूं, आई थिंक होचपोच हो गया, आई थिंक होचपोच हो गया है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, जैसे ये CH2 पॉजिटिव है, ये CH2 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर मान लो OH लगा है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होता है OH के पास वाला कार्बोकटायन, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मिल जाती है। अब मुझे पता है स्टेबल कार्बोकटायन तो यहाँ पर है, ये यहाँ से कूद के सीधा यहाँ नहीं आ सकता पॉजिटिव, आजू से बाजू में जाएगा, और स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है रेजोनेंस से, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है बैक बॉन्डिंग से, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्फा H से। कार्बोकटायन के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अभी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, ये इसको स्टेबिलाईज करने का काम करते हैं, ये इसको स्टेबिलाईज करने का काम करते हैं। 3mcts यहां से देखने को आपको मिलेगी, ये 3mcts बन गई, कुछ ऐसी बन गई। अब बॉन्ड तभी कटेगा, ये वाला कट गया तब तो वही बन गया, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, और हाइड्रोजन इसे मिल जाएगा, ये वाला कटा, हाइड्रोजन इसे मिल गया, यहां पॉजिटिव आ गया, 1-2 शिफ्ट हो गया। ये कब संभव है ऐसा, जब स्टेबिलिटी या तो बढ़े, लेकिन अगर स्टेबिलिटी बराबर रही या घट गई तो ये 1-2 शिफ्टिंग नहीं होगा।
यहां पर अब अल्फा एच कितने हो गए, 5, इधर वाले, आजू वाले और बाजू वाले। इसके पास कौन थे, केवल आजू वाले, बाजू वाले थे ही नहीं। उसके बाद फिर एक बार और हम यहां से लेकर के यहां पर हाइड्रोजन को भेज देंगे, एक बार और हम यहां से यहां हाइड्रोजन को भेज देंगे। और ऑक्सीजन मार देगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है। जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा पॉजिटिव, और मैंने कहा ही था H+ निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2 डबल बॉन्ड O, इस तरह से। तो माइग्रेशन होता है, 1 to शिफ्ट होता है कार्बोकटायन अगर किसी रिएक्शन में बन रहा है तो। आइए अब इस चीज को समझते हैं। कार्बोकटायन पढ़ के देखो जल्दी। If carbocation get formed in a reaction, then it has a general tendency to rearrange alpha beta shift, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जैसे ये अभी अल्फा H2 है, हाइड्राइड का शिफ्ट हो गया, अल्फा H3 आ गए। या फिर ये इंटरनल अटैक लग जाएगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक मार देगा, ठीक है ना। एज बोथ आर इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस एंड एनी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हमेशा फास्ट होता है, यानी बाहर वाले के अटैक करने से पहले ही ये काम हो जाएगा। आओ देखो 3 MCTS के थ्रू होगा हमेशा। Rearrangement can be proceed in 5 ways: hydride shift, alkyl shift, phenyl shift, ring expansion, ring contraction, सब सीखेंगे अपन। Whatever the type of rearrangement, it always 1 to shift है। General order of migration H-, pH-, electron density पे डिपेंड करेगा। In every rearrangement, stability of carbocation must increase. No rearrangement on less stability or similar stability पर rearrangement देखने को नहीं मिलता। जैसे यहां पर अगर चर्चा करूं तो पॉजिटिव आ गया, यहां पर, यहां अल्फा H1 है, यहां अल्फा H9 गए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां मिथाइल का शिफ्ट करा दिया, यहां से ये वाला बॉन्ड इसके साथ ओवरलैप करा के अल्फा H बढ़ गए। फिनाइल माइग्रेशन, एक बेंजीन का रिंग यहां से यहां माइग्रेट कर गया, ये हो गया फिनाइल माइग्रेशन। तो इस तरह से हम माइग्रेशन करते हैं, किसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, किसका माइग्रेशन कम होगा। अब एक बात का ध्यान रखना है आपको, विशेष अहम ध्यान रखना है, अहम ध्यान रखना है। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहां नियम तो ये कहता है कि फिनाइल का शिफ्ट करा दो, फिनाइल का शिफ्ट करा दोगे तो ये कार्बोकटायन बनता है, और अगर हम फिनाइल का शिफ्ट ना करा के मिथाइल का शिफ्ट कराते तो ये कार्बोकटायन बनता है। ये कार्बोकटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन ये कार्बोकटायन के पास सिर्फ अल्फा H है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसलिए हम नियमों को ताक पर रखेंगे, नियमों को ताक पर रखेंगे, और नियमों का पालन हमेशा नहीं होगा। हमेशा ग्रुप को माइग्रेट करें। किस ग्रुप को माइग्रेट करें, माइग्रेट करने के बाद किसी को भी कर दो आप, करने के बाद आप स्टेबिलिटी देख लेना। अगर हाइड्रोजन है तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वाली दिक्कत हाइड्रोजन के केस में कभी आएगी ही नहीं। तो हाइड्राइड का अगर शिफ्ट हो रहा है तब तो दिमाग नहीं लगाना। हाइड्राइड के अलावा अगर कोई ग्रुप को शिफ्ट कर रहे हो तब आप वहां पर दिमाग लगा लेना कि इस ग्रुप को माइग्रेट करने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है या इस ग्रुप को माइग्रेट करने से बढ़ रही है। तो जिस ग्रुप को माइग्रेट करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है हम उसे काम में लेंगे, दूसरे वाले को एंटरटेन फालतू नहीं करेंगे। अब कुछ रीअरेंजमेंट के प्रश्न हैं, वो तो भैया आज की क्लास में हो नहीं पाएंगे, कल रीअरेंजमेंट के प्रश्न करेंगे कल की क्लास में। आज तो केवल रिवीजन क्लास थी, जो मैंने पहले वाला तुम्हें रिवीजन कराया, छोटा सा कार्बोकटाइन के बारे में बताया। आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, घर की बात है। नहीं आया तो फिर बता देना, कल वापस पढ़ा देंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।